ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले टर्म पे सोसाइटी और सोशियोलॉजी के रिलेशनशिप के बारे में देख रहे थे कि जो एजुकेशन है और जो शिक्षा शास्त्र है, इन दोनों के बीच किस प्रकार का रिलेशनशिप है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि हमने पिछले टर्म पे आपसे चर्चा किया कि बहुत सारे हम बात करते हैं जो उसके अलग अलग फाउंडेशंस हैं, कि एजुकेशन के डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशंस पे हमने आपसे चर्चा किया था, जिसमें एक फाउंडेशन है सोशियोलॉजी, अर्थात सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शास्त्र के जो समाज शास्त्रीय आधार कौन कौन से हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था कि जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस के अंतर्गत बहुत सारे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस, हमारे समाज के बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्थाएं मिल करके सोसाइटी में काम करती हैं, और इन्हीं संस्थाओं के आपस में मिले जुले रूप को, मिले जुले रिलेशनशिप्स को ही हम सोसाइटी के रूप में समझते हैं कि सोसाइटी वैसे फंक्शन करती है। जैसे हमारी फैमिली है, हमारी जाति व्यवस्था है, हमारी वर्ग व्यवस्था है, रेस है, हमारे धार्मिक अपने रिचुअल्स हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं, इन सब का कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से भी रिलेशन है। 19वीं शताब्दी में जो सोशियोलॉजी के फॉर्म्स के रूप में अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा विकसित हुआ। आपको पता है कि अगस्त क्रांति के बाद से समाजशास्त्र में काफी विकास देखने को मिला है, और जैसे जैसे समाजशास्त्र का क्षेत्र विकसित होता गया, वैसे वैसे इसके अपने अपने क्षेत्र भी विकसित होते चले गए, सर और अलग अलग क्षेत्र। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सभी को स्लो आ रही है क्या? नो सर, क्लियर आ रही है। आप अपना नो वॉल्यूम सर। सर हम अपना पता नहीं अपना सर वॉल्यूम तेज कीजिए, स्लो। बाकी सबको सही आ रही है बनी विनीत। यस सर। तो जो सोशियोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, सोशियोलॉजी के जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे विकसित हुआ हमारा नहीं आ रही थी, एयरफोन के नहीं आ रही थी। समाज शास्त्र, जैसे जैसे विकसित हुआ वैसे वैसे इसके अपने अलग अलग क्षेत्र भी विकसित होते चले गए। इन क्षेत्रों में बहुत सारे ब्रांचेज आप समाज शास्त्र के देखेंगे, और कहीं ना कहीं शिक्षा को भी आप समाज शास्त्र के एक शाखा के रूप में बात कर सकते हैं। अगर मुख्यतया समाज शास्त्र के क्षेत्र में अध्ययन किए जाने वाले विषय क्षेत्रों की बात करें, शाखाओं की बात करें, तो उसमें रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र, अर्बन सोशियोलॉजी, शहरी समाजशास्त्र, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, इकोनॉमिकल सोशियोलॉजी, आर्थिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगे। और यदि हम शैक्षिक दृष्टिकोण से इस पे बात करें कि शैक्षिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए, तो सोशियोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच के रूप में हमारे समक्ष एजुकेशन निकल करके आता है। तो जब समाज शास्त्र को हम विभिन्न डिसिप्लिन्स के रिलेशनशिप में देखते हैं, तो वो हमारा विषय वस्तु यहाँ पर ना, हम एजुकेशन के साथ इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। अब हम यदि शिक्षा शास्त्र में समाज शास्त्र के शाखाओं की बात करें, तो दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट। फाउंडेशन। हेलो हाँ बोलिए। सर, फाउंडेशन का मतलब यही होता है कि मतलब सारी चीजों को हम पढ़ें उस ब्रांच में। अभी क्लास के प्रेजेंटेशन के बाद में आप लोगों की सारी क्वेरीज लेंगे, वहां पे चर्चा करेंगे आपसे, एक बार प्रेजेंटेशन हो जाने दीजिए। तो ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में समाजशास्त्र की कौन कौन सी शाखाओं को हम लेते हैं, कि जो शिक्षा है, शिक्षा शास्त्र है, इस शिक्षा शास्त्र में समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसमें दो महत्वपूर्ण ब्रांचेज आपको दिखाई देती हैं, जिनको हम दो अलग अलग नाम से जानते हैं। एक है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, और दूसरा है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, अर्थात शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र। ये दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जब हम एजुकेशन के सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हैं।
अर्थात शिक्षा में समाजशास्त्र की जब हम बात किया जाएगा तो वहां पर दो ब्रांचेज हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र। ये दोनों हैं क्या, कैसे इसमें आप डिफरेंशिएशन करेंगे? तो जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, अर्थात सर आवाज नहीं आ रही आप? हेलो, am I audible? यस यस सर। जो दो ब्रांच की हमने आपसे बात किया कि शिक्षा का समाजशास्त्र के दो क्षेत्र हैं, उसमें दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक है शैक्षिक समाजशास्त्र, दूसरा है शिक्षा का समाजशास्त्र। जो शैक्षिक समाजशास्त्र है यह अनुप्रयोगात्मक समाजशास्त्र की एक शाखा है। अर्थात सोशियोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो समाजशास्त्र के सिद्धांत हैं, नियम हैं, जो उसमें जो रिसर्चेज करके जो फैक्ट्स निर्धारित किए गए हैं, उसको जब आप अप्लाइड रूप में, अनुप्रयोगात्मक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जब अप्लाई करते हैं तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी का पार्ट बनता है। इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज मोस्टली कनेक्टेड विद रिसर्च वर्क। जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में, सोशियोलॉजी के क्षेत्र में जो रिसर्चेज की गई, जो अनुसंधान किए गए, उसके आधार पर जो सिद्धांत बनाए गए, उसकी जो आउटकम्स आए, उन आउटकम्स के आधार पर इसका जो एप्लीकेशन है उसको एजुकेशन के फील्ड में हम ले आते हैं। एंड एजुकेशन इज सीन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन विथ अ प्रोसेस हैविंग सम स्पेसिफिक फंक्शंस रिलेटेड टू दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। और यहां पर जैसे समाज के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, समाज का यातायात भी एक संस्था है, समाजशास्त्र के धर्म भी एक संस्था है, समाजशास्त्र में कास्ट भी एक संस्था है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपकी सोसाइटी में हैं। उसी में से एक संस्था के रूप में शिक्षा शास्त्र है, और यह शिक्षा शास्त्र कुछ अपने महत्वपूर्ण फंक्शंस के साथ, शिक्षा जो संस्थान है, इस संस्थान का मुख्य कार्य सीखना और सिखाना है, इस महत्वपूर्ण कार्य को वो अपनी सोसाइटी में परफॉर्म करता है। तो ये इंस्टीट्यूशन अपने हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन के रूप में दिखता है। इट प्रोवाइड सजेशंस एंड मेथड्स इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फील्ड बेस्ड ऑन डीप रिसर्च एनालिसिस ऑन पर्टिकुलर सोसाइटीज कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म्स। जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, अर्थात जो शैक्षिक समाजशास्त्र है, यह विभिन्न सामाजिक संस्कृतियों, विभिन्न सामाजिक मूल्यों, विभिन्न सामाजिक मानकों के आधार पर वो अपने रिसर्चेज को बहुत गहनता के साथ उसका विश्लेषण करती है, और उसके आधार पे हम अपने किसी क्षेत्र विशेष की, किसी संस्कृति विशेष की, या किसी मूल्य आधारित, किसी मानक आधारित शिक्षा को कैसे हम उसमें गुणात्मक सुधार ले आ सकते हैं, इस चीज के लिए शैक्षिक समाजशास्त्र काम करता है। अर्थात शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि हम एजुकेशन में कैसे क्वालिटी ले आए, वो क्वालिटेटिव एजुकेशन की व्यवस्था कैसे करी जाए, हर संस्कृति के, हर वैल्यूज के हिसाब से, हर नाम्स के आधार पर कैसे विकसित किया जाएगा, ये इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है। थ्रू दीज स्टडीज एजुकेशनल साइंटिस्ट प्लान न्यू एक्टिविटीज फॉर फील्ड्स इंप्रूवमेंट। और ये जो समाज के सिद्धांत हैं, ये जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो सिद्धांत विकसित किए गए, इन सिद्धांतों के आधार पर जो शिक्षा के वैज्ञानिक हैं, अर्थात जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो अपनी सोसाइटी में, अपनी संस्कृति में किस प्रकार की गतिविधियां कराएं, किस प्रकार से अपने क्षेत्र में, अपने एनवायरमेंट में वो चेंजेस ले आएं, कैसे उनको इंप्रूव करें, ये सारी चीजें इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इट इन्वॉल्व्स डीप एग्जामिनेशन ऑफ एजुकेशन
एंड दिस मोस्टली बेनिफिट्स द पीपुल हु आर एंगेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपकी सोसाइटी में हैं, लेकिन जो सीखने और सिखाने का मुख्य जो फंक्शन कह लीजिए, प्रकार कह लीजिए, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है। और इसके आधार पर समय समय पर सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स, समाजशास्त्र के सिद्धांत, जो शिक्षा है उसको बार बार एग्जामिन करते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर समाज में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। जैसे यदि हम अपने आज से पुराने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की बात करें, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की बात करें, या स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा प्रणाली की बात करें, तो उस समय जो शिक्षा संस्थान थे, उस समय जो शैक्षिक संस्थान थे, उन शैक्षिक संस्थानों के आप देखेंगे उद्देश्य फर्क थे। वो उस समय को ध्यान में करके उस समय की शिक्षा व्यवस्था की गई। ये सब जानते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में सभी वर्णों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को बहुत ज्यादा पढ़ने का अधिकार नहीं था, इक्का दुक्का को विदुषी महिलाएं मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली आई, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली आई, स्वतंत्रता के पहले हमारी शिक्षा प्रणाली आई, जब अंग्रेज आए, और स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। और अभी एक नया परिवर्तन भी आपके शिक्षा में होने वाला है, इसमें आप राष्ट्रीय शैक्षिक नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रेस्पेक्ट में आप देखते हैं। तो ये उस समय की सोसाइटी जिस प्रकार की है, जैसे आने वाले समय में इस बात को ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है कि हमारी जो सोसाइटी होगी उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा योग होगा। अब जब टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा योग होगा तो उस हिसाब से आपके स्टूडेंट को, टीचर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपके जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपके आने वाले समाज के दृष्टिकोण से या करंट में जो समाज चल रहा है उसके हिसाब से एजुकेशन की व्यवस्था में परिवर्तन ले आने की बात कर रहे हैं। जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, ये जो थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स हैं सोशियोलॉजी के, अर्थात जो समाज शास्त्र के सैद्धांतिक सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत का एस्पेक्ट है, जैसे आप तमाम तरह के सोशियोलॉजी में आप बात कर सामाजिक परिवर्तन की, आधुनिकीकरण की, सामाजिक गतिशीलता की, सामाजिक स्तर की, ये जितने भी आप सिद्धांत सोशियोलॉजी के फील्ड में अभी तक हुए हैं, उन सब का एप्लीकेशन हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी में करते हैं। और कहाँ करते हैं? मेनली अपने क्लासरूम सिचुएशंस में करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जैसे हो रहा है हमारे समाज में, वैसे हमारे क्लासरूम में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे समाज में विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न वर्ग के, विभिन्न जाति के, विभिन्न भाषा के, विभिन्न लिंग के जो स्टूडेंट हैं, वैसे ही हमारा क्लासरूम भी जो है, वो क्लासरूम भी इन सारे डिफरेंशिएशंस के साथ हमारा क्लासरूम भी बना हुआ है। तो वो सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स किस प्रकार से हम क्लासरूम सिचुएशन में इंप्लीमेंट करेंगे, क्लासरूम सिचुएशन में वो सामाजिक सिद्धांत कैसे प्रभावी होंगे, इस चीज का अध्ययन हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, ये मुख्यतया शैक्षिक समस्याओं के समाधान करने की बात करती है, जिसमें हम यूज करते हैं सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की। अर्थात जितने भी हमारे सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे महिलाओं की शिक्षा है, जैसे वंचित वर्गों की शिक्षा है, जैसे स्पेशल एजुकेशन की बातें हैं, ये सारे इन सारे प्रॉब्लम्स को हम मूक बधिर बच्चों को, मानसिक मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स को या हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स को कैसे शिक्षित करें। तो इसके लिए सोशियोलॉजी अपनी कुछ प्रिंसिपल्स बताती है, उन प्रिंसिपल्स के आधार पे आप अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये जो शैक्षिक समाजशास्त्र है, टू अवेयर सोशल नेचर, यूजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, ये अपने क्षेत्र में जो आपके एजुकेशन की जो नेचर है, अर्थात हमारे समाज की किस प्रकार की प्रकृति, किस प्रकार की हमारी सोसाइटी की, वो सोसाइटी का किस प्रकार का नेचर है, वो एजुकेशन को अवेयर करता है कि आपके समाज की प्रकृति इस प्रकार की है, इसलिए आपकी शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे आप दो तरह के समाज समझते हैं, एक लोकतंत्रात्मक समाज होता है, एक ऑटोक्रेटिक सोसाइटी होती है। तो एजुकेशन जिस प्रकार की सोसाइटी में होगी उस तरह से उसकी एजुकेशन का सिस्टम होगा। यदि डेमोक्रेसी होगी तो सबको पढ़ने का अधिकार होगा, यदि डेमोक्रेसी नहीं होगी तो कुछ निश्चित वर्ग ही पढ़ने के अधिकारी होंगे, बाकी लोगों को सामान्य शिक्षा होगी और एक उदार शिक्षा की व्यवस्था होगी। तो एजुकेशन को वो अवेयर करती है कि आपकी सोसाइटी की प्रकृति कैसी है,
कोई समाज किन चीजों को यूज करता है, कैसे उनको उपयोग करता है, और उस समाज की क्या महत्ता है, इन चीजों को अवेयर करती है एजुकेशन को, कि आप अपने आप इस सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को कैसे एजुकेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। एजुकेशनल सोशियोलॉजी इवॉल्व्स प्रोसीजर्स, वो कुछ प्रक्रियाओं को बनाती है, कुछ योजनाओं को बनाती है, कुछ प्रोग्राम को बनाती है। किन चीज के लिए? टू डिजायर चेंजेस इन बिहेवियर एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर। उसका मुख्यतया सोशियोलॉजिकल प्रोसीजर्स या जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के, विद्यार्थियों के अभिवृत्तियों को, उनके व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए, उनके व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए, कि वह ऐसे व्यवहार करें जो समाज जिस तरह की अपेक्षा रखता है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने कुछ प्रोसीजर को, कुछ प्रिपरेशंस को, कुछ प्रोग्राम्स को प्लान करती है कि वो उनको इजाद करे और उसको इंप्लीमेंट करे। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है इन्वॉल्व्स होल स्कूल कम्युनिटी एज ए स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सोशल लीडर्स, कम्युनिटी पीपल्स। कहने का मतलब शैक्षिक संस्थान से जुड़े हुए प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जितने भी एलिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, वो आपका स्कूल की कम्युनिटी हो सकती है। अब स्कूल की कम्युनिटी में जैसे विद्यार्थियों के बिना किसी विद्यालय की कल्पना नहीं की जा सकती, शिक्षक के अभाव में किसी विद्यालय की कल्पना नहीं की जा सकती, और कहीं ना कहीं यदि विद्यार्थी हैं तो उनके पेरेंट्स भी होंगे, उनको भी आप इस एजुकेशन सोशियोलॉजी में पार्ट करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अर्थात जो शैक्षिक व्यवस्था को पूरा प्रशासन करने की जिनके काम है, जो समाज के लीडर्स हैं, जो समाज में नेतृत्व करने की क्षमता रख रहे हैं, इसमें भी केवल पॉलिटिकल लीडर्स की नहीं, हम सामाजिक लीडर्स की बात भी कर रहे हैं। और वो कम्युनिटी के प्रत्येक व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है, वो एजुकेशनल सोशियोलॉजी इन सारे होल कम्युनिटीज को इसमें इन्वॉल्व करता है, सभी के एस्पेक्ट से बात करता है कि हम एजुकेशन में कैसे परिवर्तन परिमार्जन कर सकते हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी मेनली प्रोग्रेसेस द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। कहते हैं कि यदि आप किसी सदस्य को, अपनी कम्युनिटी के यदि आप शिक्षित करते हैं, तो धीरे धीरे यदि आपके समाज के प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होंगे तो वो आपके समाज की प्रगति में योग करेंगे। आपके समाज की प्रगति यदि करनी है समाज को, तो पहले आपको व्यक्तियों को, वहां की पॉपुलेशन को, वहां के प्रत्येक सदस्यों को आपको शिक्षित करना होगा। और जब एक व्यक्ति शिक्षित होगा, धीरे धीरे वो कई लोगों को शिक्षित करेगा, और इस शिक्षा के माध्यम से आपके समाज की पूरी व्यवस्था शिक्षा को आगे बढ़ाने के रूप में होगी, और अल्टीमेटली आपका समाज आगे बढ़ेगा। मेनली जो स्कूलिंग है, जैसे छोटे बच्चों को आप देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके होते हैं, स्कूलिंग से संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं, स्कूल जाने से संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे ड्रेस है, जूता है, बैग्स है, पुस्तकें हैं, कॉपियां हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी स्कूलिंग से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अनुदेशन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं का, समाज के इन सारी समस्याओं का जो समाधान है, उन चीजों पर एजुकेशनल सोशियोलॉजी अपनी बात रखती है कि हम स्कूलिंग से प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करेंगे, और हम किस प्रकार से स्टूडेंट्स में इस प्रकार के परिमार्जन ले आएंगे ताकि वो भविष्य में एक अच्छा नागरिक अपने समाज के लिए साबित हो सके। दूसरी बात, इसमें जब हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो यह इस बात को निर्धारित करने की बात करता है कि हमको क्या पढ़ाना चाहिए, व्हाट शुड बी टॉट, हमें क्या पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, हमारा पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, पाठ्यचर्या में किन चीजों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, उस पाठ्यचर्या के आधार पे किन पुस्तकों को या किन रेफरेंस मटेरियल्स को आप उसमें शामिल करेंगे, किन पुस्तकों के आधार पे, और क्यों हमारे बच्चे बाल अपराधी होते हैं, क्यों उनमें ये विकृतियां आती हैं। इन सारे चीजों पर एजुकेशनल सोशियोलॉजी बात करता है। अर्थात एजुकेशन से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, शिक्षण और अधिगम से संबंधित, शिक्षार्थी और शिक्षक से संबंधित, उन सारे विषयों पर एजुकेशनल सोशियोलॉजी अपनी बात रखती है। और इन सारे क्वेश्चंस का कि क्या पढ़ाया जाए, क्या पाठ्यचर्या हो, कौन सी पुस्तक होगी, बच्चे क्यों बाल अपराधी होते हैं, all these questions can be obtained through a study of nature and form of the society। इन सारे चीजों को आप इस चीज से निर्धारित कर सकते हैं
कि आपकी समाज कैसी है, कितना शिक्षित आपका समाज है, आपके समाज की प्रकृति कैसी है, क्लोज है, ओपन है, परिवर्तन को स्वीकार करता है, नहीं स्वीकार करता, या अपने समाज में लोगों को कितने प्रकार के अधिकार, कितने प्रकार के कर्तव्यों की बात करता है। इन सारे चीजों के आधार पे उसका ये सब चीजें सम्मिलित होती हैं। सिमिलरली, educational sociology inform those institutions, organizations and social interactions which are of great importance in the educational process. ऐसे बहुत सारे संस्थानों को आप देखते हैं जो शैक्षिक प्रगति में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो तुरंत से आप बात करते हैं आईआईटीज की बात करते हैं। यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में बात करते हैं तो आप आईआईएम की बात करते हैं। यदि आप अपने भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में शैक्षिक संस्थानों की बात करते हैं तो तुरंत से आपका नाम जेएनयू, डीयू और बीएचयू के ऊपर आता है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी शैक्षिक प्रगति के लिए किस प्रकार के संस्थान हो, किस प्रकार के संगठन हो और लोगों के बीच किस प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं हो, इन सब चीजों पर अपने सिद्धांत प्रिंसिपल्स को प्रस्तुत करती है। इट यूटिलाइजेज द टोटल एजुकेशनल इंटरेक्शन which helps in personality development of individual for better social living. ये तो बात संस्थान की हुई, लेकिन अल्टीमेटली इसका गोल क्या है? इसका मुख्य गोल यही है कि जो इंडिविजुअल है, अर्थात जो स्टूडेंट है, हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी में चूंकि सारी शैक्षिक व्यवस्था, सारे शैक्षिक सिद्धांत, सारे शैक्षिक संस्थान ये कहीं ना कहीं उस शिक्षार्थी के विकास की बात करते हैं कि हम उस स्टूडेंट का विकास करेंगे, ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे। तो इस प्रकार के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जितने प्रकार के शैक्षिक अंतःक्रियाएं संभव हैं, चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे लेबोरेटरी में हो, चाहे क्लासरूम में हो, चाहे डिपार्टमेंट में हो, चाहे प्लेग्राउंड में हो, चाहे कोई को करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, जितने भी प्रकार के शैक्षिक अंतःक्रियाओं को आप यूज कर सकते हैं उस विद्यार्थी के ऑलराउंड डेवलपमेंट में, ताकि उसको एक अच्छा सामाजिक नागरिक आप बना सकें, वो सारा एस्पेक्ट एजुकेशनल सोशियोलॉजी का है। वो सारे क्षेत्र शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इस आधार पे आप दो प्रेमिसेस, इसकी बेसिक प्रेमिसेस डिफाइन कर सकते हैं। एक है कि स्टडीज ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम एज ए सब सिस्टम ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। जैसे समाज के अन्य सारे तंत्र हैं, कौन कौन से तंत्र हैं? जैसे समाज शास्त्र का चिकित्सा एक तंत्र है, समाज शास्त्र का सुरक्षा एक तंत्र है, समाज शास्त्र का शिक्षा एक तंत्र है, समाज शास्त्र का यातायात एक तंत्र है, समाज शास्त्र की राजनीति एक तंत्र है, समाज शास्त्र की अर्थव्यवस्था एक तंत्र है, समाज शास्त्र का सिक्योरिटी एक तंत्र है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स आपकी सोसाइटी में फंक्शनल हैं। उसी तरह से ये सारे सोसाइटी के सिस्टम्स के सब सिस्टम के रूप में होते हैं और हर सिस्टम का अपना सब सिस्टम है। उसी तरह से सोसाइटी के इन सारे सिस्टम्स में एजुकेशन भी एक सिस्टम के रूप में स्टडी किया जा सकता है। जैसे आप अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं, जैसे आप समाज शास्त्र की स्टडी करते हैं, जैसे आप राजनीतिक व्यवस्था की स्टडी करते हैं सोसाइटी में, वैसे ही हम शैक्षिक तंत्र को, शैक्षिक व्यवस्था को समाज की उपव्यवस्था के रूप में सम्मिलित करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। ये उसका पहला बेसिक प्रेमिसिस। दूसरी बात एजुकेशन सोशियोलॉजी करता है कि द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी आर अप्लाइड इन द एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल फिनोमेना। जो समाज शास्त्र के संदर्भ हैं, समाज शास्त्र के द्वारा विकसित किए गए सिद्धांत, नियम, उनके अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, इन सारे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को किसी भी रेफरेंस में आप देख रहे हो, आप आर्थिक रेफरेंस में देख रहे हो, सामाजिक रेफरेंस में देख रहे हो, पॉलिटिकल रेफरेंस में देख रहे हो, गांव के बारे में देख रहे हो, शहरों के बारे में देख रहे हो, किसी भी प्रकार का आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में यदि आप देखते हैं तो उसका एप्लीकेशन हम एजुकेशनल फिनोमेना में करते हैं। उसका एप्लीकेशन और एनालिसिस हम करते हैं एजुकेशनल फिनोमेना में कि आर्थिक व्यवस्था शैक्षिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। अब आप देखिए, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं शिक्षा के और जितने सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं शिक्षा के, आप देखेंगे तो जो सरकारी विद्यालय होंगे उसमें बहुत आपको साफ सफाई, रंग रोगन, खूब अच्छी बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। और जितनी सरकारी संस्थान होंगे उन सारे संस्थानों में अगर ज्यादातर आप सर्वे करें तो आपको मिलेगा कि सरकारी संस्थान उतने
चाक चौबंद, उतने अच्छे सुंदर बिल्डिंग और ये सारी चीजें व्यवस्थाएं वहां पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक फंड लगा है, वहां पर आप एक अर्थ को रख सकते हैं कि वहां पे वो कमाई करते हैं तो अपने इंस्टीट्यूशन में भी बनाते हैं, और यहाँ पे चूंकि सोशल वेलफेयर के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट वाले, इसलिए यहाँ पर उतने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिए जा सकते या नहीं देती है गवर्नमेंट आपको। इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये कि जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, उन सारे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को कैसे आप शिक्षा की घटनाक्रम में उसका विश्लेषण कर सकते हैं, ये सारे एजुकेशनल सोशियोलॉजी का पार्ट है। इसके आधार पर जो भी आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी सोशियोलॉजिकल एजुकेशनल सोशियोलॉजी के, उसमें कुछ लोगों ने इसको डिफाइन किया है। एक डिफिनीशन है ओटावे की, ये बार बार नाम आपको आएगा समाजशास्त्र में। ये डिफाइन करते हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी स्टार्ट्स with assumptions that education is an activity which goes on in the society and the society in its turn determines the nature of education. कोटावे कहते हैं कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है यह इसी एजम्पशन पर, इसी अवधारणा पर शुरू होता है कि जो शिक्षा की गतिविधियां हैं वो सोसाइटी में होती हैं। शिक्षा की कोई सी भी गतिविधि आप ले लीजिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की किसी भी गतिविधि को आप ले लीजिए, चाहे करिकुलर एक्टिविटी हो चाहे को करिकुलर एक्टिविटी हो, यह एक समाज में ही होती है। जैसे आपका क्लासरूम, आपका डिपार्टमेंट, आपका विद्यालय, ये एक छोटा सा समाज है और ये सारी एक्टिविटी आप समाज में ही करते हैं, इसी समाज में करते हैं। तो जो भी सामाजिक गतिविधि, जो भी शैक्षिक गतिविधियां आप शिक्षा में करते हैं, तो सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि शिक्षा का नेचर कैसा होगा। क्योंकि ये सारी शैक्षिक गतिविधियां समाज में होती हैं, इसलिए समाज ही निर्धारित करेगा, समाज निर्धारित करता है यूं कहें कि शिक्षा का प्रकृति क्या होगा, शिक्षा की प्रकृति कैसी होगी। इस बात का निर्धारण भी उस पर्टिकुलर समाज को ही निर्धारित करने का अधिकार है, क्योंकि वो सारी शैक्षिक गतिविधियां समाज में ही होती हैं। इसी बात से ओटावे इसकी शुरुआत की बात करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है रॉबर्ट स्टालकप की। इन्होंने कहा कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। किसके प्रिंसिपल्स? समाजशास्त्र के। एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ सोशियोलॉजी टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रक्रिया में या शैक्षिक प्रक्रिया में उसकी जो शैक्षिक प्रक्रिया है या जो शैक्षिक प्रशासन है, इसकी प्रक्रिया में समाजशास्त्र के सिद्धांतों, जो सामान्य सिद्धांत हैं और उनके द्वारा जो आउटकम्स मिले हैं, उनका ही अनुप्रयोग शैक्षिक समाजशास्त्र है। एंड दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन एज ए सेपरेट सोशल यूनिट। यहाँ पर आप शिक्षा को एक अलग सामाजिक इकाई के रूप में समझ सकते हैं कि शिक्षा एक अलग सामाजिक इकाई के रूप में है, और ये जो शैक्षिक संस्थान है समाजशास्त्र के प्रिंसिपल्स को यूज करके अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सिद्धांत होंगे, जो प्रिंसिपल्स होंगी, वो सारी सोशियोलॉजी की होंगी, वो सारे समाजशास्त्र के प्रिंसिपल्स होंगे, और इसी आधार पे आप इसको एक सोशल यूनिट के रूप में, सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में बनाते हैं। एक डिफिनीशन है ब्राउन की। ब्राउन ने डिफाइन किया कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज कल्चरल एनवायरनमेंट। इन्होंने डिफाइन किया है ब्राउन ने कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, अर्थात जो शैक्षिक समाजशास्त्र है, यह सांस्कृतिक वातावरण में व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाएं हैं। और हर सोसाइटी की अपनी अलग संस्कृति है, उसकी अपनी एक सभ्यता है। तो जिस प्रकार का हमारा एनवायरमेंटल कल्चर होगा, जिस प्रकार के हमारे सांस्कृतिक वातावरण होगा, उस सांस्कृतिक वातावरण में आप जितने प्रकार के अंतःक्रियाएं करते हैं, उन सब का अध्ययन एजुकेशनल सोशियोलॉजी में ब्राउन ने माना है।
अब बहुत सारे इन्वायरमेंटल, जैसे आप अपने भारतवर्ष के कल्चर को अलग कर लीजिए, जैसे आप छोटे से अगर दो तरह की बातें अगर आप देखिए, तो कुछ माइनॉरिटीज के संस्थान हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी जैन समुदाय का कोई विद्यालय है, या हिंदू समाज का कोई विद्यालय है, या कोई मकतब या मदरसा है, वहां पे जो धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। ऐसे बहुत सारे धर्मों को, धर्म अपने अपने हिसाब से अपने यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो जिस प्रकार के धर्म को, जिस प्रकार के रिलीजन को मानने वाले लोग होंगे, वो अपने धर्म के आधार पे ही उस तरह की शैक्षिक वातावरण में इंटरेक्शन करेंगे। तमाम आप ऐसे संस्थान देखेंगे कि वहां पर जो जो ऐसे माइनॉरिटीज हैं, जो ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग अपने विद्यालयों का संचालन करते हैं, वहां पर उनके धर्म से संबंधित कुछ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो वो जो धार्मिक शिक्षा है, वो उसी कम्युनिटी के लोग आपस में उस तरह से इंटरेक्शन करेंगे। तो वहां पर होने वाला इंटरेक्शन, वो एक आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी का पार्ट होगा। इंटरेक्शन को स्टडी करने की बात ब्राउन करते हैं। एक अलग डेफिनेशन है गुड की। गुड ने डिफाइन किया है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल लिव इन अ सोशल ग्रुप। किसी एक सामाजिक समूह में व्यक्ति कैसे रहता है ना। अब रहने का मतलब, केवल रहने का मतलब क्या, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका पहनावा, उसका उठना बैठना, लोगों से के साथ भाव विचार, उसकी अपनी भावनाएं, फीलिंग, एटीट्यूड्स, वो सारी एक्टिविटीज जो व्यक्ति आप करते हैं। तो किसी समूह में कोई व्यक्ति किस प्रकार से रहता है, इसका एक वैज्ञानिक अध्ययन है। और उसमें भी आगे जोड़ते हैं, स्पेशली इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ एजुकेशन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय लिविंग इन द सोशल ग्रुप्स। क्योंकि जब किसी सामाजिक समूह में आप रहेंगे, तो उस सामाजिक समूह के वैल्यूज को, उन सामाजिक समूह के जो आदर्श होंगे, जो नियम होंगे, उनको आप सीखेंगे। तो जब उन चीजों को जो सीखते हैं आप, इट में बी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये पिछले टर्म पे आप लोगों ने बताया था, वो किसी भी प्रकार की जो चीजें आप सीखते हैं, उन सब चीजों को इंक्लूड करता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। एंड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय लिविंग इन द सोशल ग्रुप्स and education that is needed by the members of live effectively in the groups। वो इसलिए भी उनको आप सिखाते हैं उस सामाजिक समूह में, ताकि वह व्यक्ति अपने सामाजिक समूह में अच्छे से अडॉप्ट कर सके, अच्छे से उनके नियम कायदे कानूनों को सीख सके, उनको जान सके, ताकि वह अपने आप को उस सामाजिक समूह में एडजस्ट कर सके। इन चीजों के लिए आप उनको वो चीजें सिखाते हैं। सीखने के रूप में इन्होंने बहुत ब्रॉड वे में फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल के तरीके उसको सम्मिलित किया है। एक डेफिनेशन है कुक एंड कुक की। इन्होंने कहा कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल नॉलेज, जो समाज शास्त्र के ज्ञान है, ज्ञान का मतलब जो सिद्धांत हैं, जो रूल्स हैं, एंड टेक्निक्स टू एजुकेशनल प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड मटेरियल वेलबींग। अर्थात व्यक्ति के जो संबंध हैं, व्यक्ति के संबंध के क्षेत्र में आने वाली जो शैक्षिक समस्याएं हैं। अब शैक्षिक समस्याएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं। जैसे जब आप हाई स्कूल करते हैं या 10th करते हैं, तो आपके पास एक समस्या आती है कि अब हम कहाँ क्या करें, साइंस करें कि आर्ट्स करें। हालांकि अब तो वो भी खत्म हो गया, तो कुछ नहीं है। लेकिन जब आप 12th करते हैं, तो 12th के बाद आपको ये बात होती है कि आप BA करें, BCom करें, BSc करें। फिर आपके पास समस्या आएगी कि कौन से सब्जेक्ट्स लें। ऐसे शैक्षिक समस्याओं का कभी अंत नहीं होता। जैसे अभी आप लोग एमएड में हैं, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम एमएड कर रहे हैं तो नेट की प्रिपरेशन कैसे करें, नेट हमारा कैसे निकले, एमएड के बाद हम क्या करेंगे, एमएड करने के बाद हमको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, एमएड करने के बाद हम फिर घर में ही बैठ जाएंगे या किसी काम में संलग्न हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पीएचडी के, जब आप इसको क्लियर करेंगे तो पीएचडी में एनरोलमेंट कैसे करें, पीएचडी में एडमिशन कैसे हो। तो अभी आप जैसे डिजर्टेशन कर रहे हैं तो टॉपिक कौन सा लें। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आपको इस एजुकेशनल प्रॉब्लम से संबंधित आती रहेंगी। तो ये हमेशा आती रहेंगी, शैक्षिक समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, इसीलिए गाइडेंस काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो ये सामाजिक ज्ञान का, सामाजिक सिद्धांतों का, सामाजिक तकनीकों का प्रयोग करता है कि हम अपने शैक्षिक समस्याओं को कैसे सॉल्व करें, जो कि मुख्यतया व्यक्ति के संबंध में है, जो उसके अच्छे बनाने की तरफ बनाने की काम करती हैं। उसमें हम सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, इस बात को कुक एंड कुक ने अपने एजुकेशनल सोशियोलॉजी के डेफिनेशन में बताई है।
अब कंक्लूजन बहुत सारी बातें इस पे हो गई कि फिर शैक्षिक समाजशास्त्र है क्या। सब लोगों ने, किसी ने बहुत ब्रॉड वे में, किसी ने बहुत सीमित अर्थ में इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो कंक्लूजन रूप में आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी कैन दस बी डिस्क्राइब्ड एज दैट डिसिप्लिन, या वह अनुशासन है which applies the general principles and findings of sociology to the process of education। अर्थात शैक्षिक प्रक्रिया में, शिक्षा की प्रक्रिया में जितनी भी गतिविधियां आप करते हैं, वो आपके एडमिशन से लेकर के, किसी कक्ष में यदि आप प्रवेश लेते हैं तो प्रवेश से लेकर के उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने से डिग्री के प्राप्त करने तक, ये तो एक किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें, किसी पर्टिकुलर कोर्स की बात कर रहे हैं, उसके आगे भी चल सकता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया जहां कहीं भी चलेगी, फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल होगी, नॉन फॉर्मल होगी, उन तीनों प्रकार के एजेंसीज में हम समाज शास्त्रीय सिद्धांतों और समाज शास्त्रीय परिणामों का जो अनुप्रयोग करते हैं, उसी को हम शैक्षिक समाजशास्त्र कह सकते हैं। अर्थात एजुकेशनल सोशियोलॉजी या शैक्षिक समाजशास्त्र समाज शास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोगात्मक रूप है। कहां? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो भी सामाजिक प्रिंसिपल्स को, सामाजिक सिद्धांतों को आप अप्लाई करके शैक्षिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, वह एजुकेशनल सोशियोलॉजी है। दूसरी बात, द फाइंडिंग्स ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्चेज, अर्थात बेसिकली जो रिसर्चेज कंडक्ट की जा रही हैं वो समाज शास्त्र के क्षेत्र में की जा रही हैं, और उससे जो फाइंडिंग्स निकली, उससे जो परिणाम आए, उसके जो कंक्लूजन्स थे, उनको आप अप्लाई करते हैं शैक्षिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजना बनाने में। कि हमारा समाजशास्त्र ये प्रिंसिपल कहता है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक रिसर्च करके आई कि जो डेमोक्रेसी होती है वो किसी भी समाज के लिए अब तक की सबसे अच्छी व्यवस्था है। मान लीजिए एक कंक्लूजन सोशियोलॉजी ने निकाला कि बाकी सारे डिसिप्लिन की तुलना में या बाकी सारे सामाजिक व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतंत्रात्मक सामाजिक व्यवस्था ज्यादा उचित है, ये सिद्धांत उसने निकाला। अब इस सिद्धांत को आप साधन देने पड़ेंगे, हर व्यक्ति को आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति के लिए जितने भी प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं, जो प्लानिंग किया आपने डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए, उसको आप एजुकेशन में इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे हमने आप पिछली बार भी आपको चर्चा कर रहे थे कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, यदि आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इनकलकेट करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स में, यू शुड परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन योर क्लासरूम। आपको वो सारी चीजें अपनी कक्ष में इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। एक शिक्षक के रूप में आपको बच्चों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड सो मेनी डिस्क्रिमिनेशंस। जब तक आप उन चीजों को अपने समाज में या अपने छोटे से कक्ष के या किसी भी शैक्षिक प्रोग्राम की गतिविधि में नहीं सम्मिलित करेंगे, यदि आपकी भी विचारधारा वही रहेगी कास्टिज्म वाली, तो कहीं ना कहीं आप उस लोकतंत्रात्मक जो शैक्षिक समाज, जो समाजशास्त्र के जो प्रिंसिपल्स थे, उससे आप डेविएट होंगे, फिर आप उस तरह की सोसाइटी नहीं बना सकते। नेक्स्ट, एजुकेशनल सोशियोलॉजी फॉर्मुलेट्स आइडियल्स। जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वह कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है कि ये आदर्श होगा, ये एक आइडियल सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप हमको काम करना है, बाय विच एजुकेशनल प्लानिंग इज टू बी गाइडेड। और उस आदर्श को ध्यान में रख करके, उस आदर्श को लक्ष्य बना करके हम निर्देशित करते। जैसे हमने कहा कि हमको लोकतंत्रात्मक समाज बनना है, आइडियल रखा, जैसे आप कहते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सारे आइडियाज हैं। आप समाजवाद है, ऐसे बहुत सारे सोशलिज्म आपको रखे हैं, सोशल जस्टिस है, इन सारे चीजों को आप निर्धारित करते हैं कि ये हमारे सोशल आइडियल्स हैं, ये हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं। तो इन आइडियल्स को यदि आपने बनाया,
जैसे आप अपने भारतीय संविधान के 5 6 आइडियल्स की बात करते हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो जब आपने ये आइडियल्स निर्धारित करें तो आपको इन आइडियल्स को ये आपके लिए लक्ष्य है, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे उसको आपको एजुकेशनल प्लानिंग में ले आना पड़ेगा। और जब एजुकेशनल प्लानिंग करेंगे उस हिसाब से, तब आप इन आइडियल्स को अचीव कर पाएंगे। यदि आइडियल्स नहीं निर्धारित करेंगे, यदि सोशियोलॉजिकल एजुकेशनल सोशियोलॉजी आइडियल्स न निर्धारित करे, तो आप हवा में तीर चलाएंगे, कुछ भी बन जाएगा। Therefore, sociological research provides the guideline for education. तो मुख्य जो रिसर्च है, जो क्षेत्र हैं, जो समाज शास्त्र के क्षेत्र में, वो मुख्य रूप से अनुसंधान करके हमको शिक्षा के लिए कुछ निर्देशन देते हैं, कुछ गाइडलाइंस देते हैं, जिसका हम अपने एजुकेशन के फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं। इस आधार पे हम फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी जॉर्ज पाइने को कहते हैं। एक्चुअल में देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री में घटना घटित हुई थी। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री अगर आप जान लें तो आप दोनों में डिफरेंशिएशन काफी अच्छे से कर सकेंगे कि व्हाट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर हैं वो है जॉर्ज पाइन, और जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के जो फादर है वो है इमाइल दुर्खेम। अब जॉर्ज पाइन ने क्या किया कि ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ एजुकेशन में डीन जॉर्ज पाइन काम करते थे, यूएसए के, और इनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी कंसीडर किया जाता है कि यही शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने ही टर्म ये कॉइन किया था एजुकेशनल सोशियोलॉजी। उस समय जब ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ एजुकेशन में जब ये काम कर रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने किताब लिखी, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड आउटलाइन। इनकी एक डॉक्यूमेंट है, एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड आउटलाइन, जो 1923 में प्रकाशित हुई। साथ ही साथ ये जर्नल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी के एडिटर इन चीफ थे। एक पत्रिका निकलती थी, जर्नल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जिसके एडिटर इन चीफ थे, और जो उसका पूरा नाम था पत्रिका था वो था जर्नल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, अ मैगजीन ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस। 1928 में ये उसके एडिटर इन चीफ बने थे। 1963 में एक बहुत ही एक परिवर्तन किया गया 1963 में, और जर्नल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी का नाम जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। अर्थात अब जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी का फील्ड था, हुआ यूं कि जब इन्होंने एजुकेशनल सोशियोलॉजी का फील्ड जब एक टर्म कॉइन किए, तो धीरे धीरे इसमें कंफ्यूजन होने लगा कि हम एजुकेशनल, क्योंकि आप यूज कर रहे थे सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स को एजुकेशन के फील्ड में, तो ये डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत समस्या की बात हो गई कि हम इस क्षेत्र में सोशियोलॉजी वाले लोग काम करेंगे या एजुकेशन वाले लोग काम करेंगे, क्योंकि हम उसको एक अप्लाइड ब्रांच मानते थे सोशियोलॉजी का। तो बहुत दिन तक इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई और लोगों का ध्यान इस पे फिर हट गया, इस पे ज्यादातर काम नहीं किया गया। फिर धीरे धीरे इसको फॉर्मल वे में, जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी था उसको फॉर्मल वे में इसको एक बल मिला कि जब जर्नल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी का नाम जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, तब इसको फॉर्मली हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के नाम से जानने लगे। और जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है इज रिगार्डेड एज लेजिटिमेट पार्ट ऑफ द बॉर्डर फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी रादर देन दैट ऑफ पेडागोजी ऑफ एजुकेशन। यहां पर हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को शिक्षा का समाजशास्त्र, अर्थात यहां पर क्या बात हुई, अब पूरा जो कंसर्न है वो एजुकेशन का है। हम सोशियोलॉजी में रिसर्च करते थे, इंप्लीमेंट एजुकेशन में करते थे, लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में खुद के इसकी समस्याओं पर अनुसंधान शुरू हुए। हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में ना होकर के जो शिक्षा एक तंत्र है, जो एजुकेशन एक सिस्टम के रूप में है, हम इसको एक अलग पेडागोजी न मान करके हम इसको सोशियोलॉजी के फील्ड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अर्थात शिक्षा कैसे मार्गदर्शन करेगी सोशियोलॉजी का,
हम जैसी शिक्षा में रिसर्चेज करेंगे, हम जैसे शैक्षिक व्यवस्था को बनाएंगे, उसके हिसाब से हमारा समाज भी बदलेगा। इस एस्पेक्ट पे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे काम करना शुरू किया गया। तो इसीलिए उस जर्नल का नाम 1963 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी से बदल करके जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है क्या? एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी सोसाइटी। किसी भी समाज का, कोई सी भी समाज, चाहे आप रूरल लीजिए, अर्बन लीजिए, कोई भी समाज लीजिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के रूप में एजुकेशन को आप रखते हैं कि सबसे जरूरी है, क्योंकि समाज को यदि आपको बदलना है तो बिना एजुकेशन के आप नहीं बदल सकते। एज इट गाइड्स द न्यू जनरेशन टू एक्सेप्ट द सोशल ऑर्डर एंड टू कंटिन्यू इट। और शिक्षा के ही माध्यम से आप आने वाली पीढ़ियों को नए सामाजिक प्रतिमा, नए सामाजिक मूल्य, नई नई चीजों को आप सिखाते हैं। यदि एजुकेशन ना हो, अब उस एजुकेशन का मतलब हम विद्यालय फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं इन जनरल, जहां पर आप विद्यालय में भी आते जाते भी फॉर्मली, इनफॉर्मली, नॉन फॉर्मली जो कुछ भी आप सीखते हैं, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप अपने समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकते। एज सोशियोलॉजी मेनली फोकसेस ऑन द ह्यूमन सोसाइटी। जाहिर सी बात है कि सोशियोलॉजी में आप मानव समाज का अध्ययन को ही फोकस करते हैं। एंड एजुकेशन हैज बीन वन ऑफ इट्स मेजर कंसर्न। और समाज की, जब आप ह्यूमन सोसाइटी के अध्ययन की बात करते हैं, तो जब मानव की बात करी जाएगी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होगा वह शिक्षा का होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जीने का अधिकार, आपके संविधान में आपको आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया, और बाद में आकर के 86वां संशोधन हुआ और जीने के अधिकार में ही आपको सम्मिलित किया गया कि जीने का अधिकार कैसे, जानवरों की तरह नहीं जीना है आपको जैसे कीड़े मकोड़े भी जीवन जिंदगी जीते हैं, गाय भैंस कुत्ता सुअर भी अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन क्या उस तरह से जिंदगी जीना है? आपको वैसी जिंदगी नहीं जीना, आपको डिग्निटी के साथ जिंदगी जीना है। तब संविधान में संशोधन किया गया 21 को कि आप तब तक अपनी डिग्निटी को नहीं समझ सकते, नहीं जानते हैं जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप अपनी डिग्निटी के साथ जीना सीखेंगे। इसलिए एजुकेशन सबसे मोस्ट कंसर्न अगर बात की जाए किसी सोसाइटी की, लोगों के लिए, तो वह शिक्षा है। और इट इज सेड दैट एमाइल डुर्कheim वाज द pioneer who started the systematic study of sociology of education। जैसे एजुकेशनल सोशियोलॉजी का सिस्टमेटिक स्टडी जॉर्ज पायनी ने शुरू किया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, वैसे ही एमाइल डुर्कheim को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का सिस्टमेटिक स्टडी शुरू किया। This field primarily focus on how the public sector and individual experiences affect the improvement and continuing of education field। जो पब्लिक सेक्टर है, अर्थात जो जन के जो संस्थान है, पब्लिक सेक्टर, और व्यक्ति, अर्थात जो समाज कल्याण के लिए जो सामाजिक वेलफेयर के जितने भी सेक्टर बनाए गए हैं, जो पब्लिक सेक्टर है और जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, वो कैसे शैक्षिक क्षेत्र को कंटिन्यू करने में या उसको इम्प्रूव करने में कैसे वो यूज करते हैं, इस चीज को हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में देखते हैं। दूसरी बात, दो देयर इज नो मच ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरवेंशन इन एजुकेशन, बहुत ज्यादा इंटरवेंशन नहीं है, हालांकि मुक्त अर्थव्यवस्था के बाद होने लगा है। दिस स्टडी एरिया एम्फेसिस ऑन द पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। ज्यादातर देश में, ज्यादातर राष्ट्र में यदि आप देखेंगे तो शिक्षा एक राज्य का विषय रखा गया है। शिक्षा जो है उसमें राज्य ही अपनी बातों को करता है, और आपके यहाँ भी समवर्ती सूची में है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के बनाते हैं, और धीरे धीरे इसमें पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व होता जा रहा है। फर्दरमोर दिस स्टडीज द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फील्ड टू बी हायर, टर्शियरी, वोकेशनल एंड एडल्ट एजुकेशन। और धीरे धीरे ये आगे आपको एक्सपेंशन आपको दिखाई देने लगा है कि हायर एजुकेशन में, वोकेशनल एजुकेशन में, एडल्ट एजुकेशन में इन सब चीजों को आप करने लगे हैं। Therefore, sociology of education views education as an attempt for betterment through efforts, aspirations and progress। इसलिए जो शिक्षा का समाजशास्त्र है वह शिक्षा को इस दृष्टि से देखता है कि कैसे हम और ज्यादा प्रयास करके, और ज्यादा आकांक्षाओं के साथ, और ज्यादा प्रगति के साथ कैसे इसको और ज्यादा हम बेटर कर सकते हैं,
वो हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। अर्थात यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन का अपना ही रिसर्च का क्षेत्र होगा, शिक्षा का अपना खुद का विषय क्षेत्र होगा, और उसके सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करके हम समाज में बदलाव ले आने की बात करेंगे। इमाइल दुर्कहेम को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मानते हैं, एंड ही कंसीडर्ड एजुकेशन टू बी समथिंग एसेंशियल सोशल इन कैरेक्टर, in its origin and its functions, and that as a result the theory of education relates more clearly to sociology than in any other sciences. इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में या सामाजिक गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना था शिक्षा को, और शिक्षा के ही माध्यम से वो सारे सामाजिक कैरेक्टर्स, जो सभी सामाजिक चरित्र, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप डेवलप करना चाहते हैं, क्वालिटीज, वो सारे एजुकेशन के माध्यम से आप समाज में इनकलकेट कर सकते हैं। बाकी और जितने भी क्षेत्र हैं सोशियोलॉजी के, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, वो सारे एजुकेशन की तुलना में गौण मानते थे इमाइल दुर्कहेम। उनका मानना था कि हम शिक्षा, अगर हमको समाज में बदलाव ले आना है, यदि हमको सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना है, तो हमें शिक्षा व्यवस्था के आधार पे इसके अपने सिद्धांतों को, इसके अपने प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में लागू करना पड़ेगा, तब हम उस हिसाब से अपने सामाजिक परिवर्तन ले आ सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय होगा कि हम किसे कहेंगे एजुकेशनल सोशियोलॉजी, किसे कहेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, तो एक टेबल के माध्यम से उसको समझते हैं कि क्या है एजुकेशनल सोशियोलॉजी और क्या है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एक तो डेफिनेशन, एक तो आपने समझ लिए कि जॉर्ज पाइने को कंसीडर एज ए फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, whereas Emile Durkheim is considered as father of sociology of education. तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ जनरल सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा की प्रक्रिया में या शिक्षा के प्रशासन में जब हम सामान्य समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो एजुकेशनल सोशियोलॉजी होता है। जबकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है कि हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल अफेक्ट द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इट्स आउटकम्स। किसी व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस, जैसे आपने पढ़ा गांधी जी की शिक्षा योजना, आपने पढ़ा रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन, वो उनके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस थे, वो किसी व्यक्ति के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस थे, या कोई कुछ लोग मिलकर के, जैसे फ्रोबेल को जानते हैं आप, मारिया मॉन्टेसरी को जानते हैं, इन लोगों के एक्सपीरियंसेस के आधार पर कैसे लोगों को प्रभावित करेगा एजुकेशन और उनके आउटकम्स, इस पे व्यक्तियों के उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। वो किसी समाजशास्त्र सिद्धांत के, जैसे आप रूसो बात करते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, आप इसके आधार पे पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एजुकेशन की फील्ड को कैसे प्रभावित करते हैं, इस चीज का अध्ययन करना सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है। आप तमाम पढ़ते हैं रूसो को, प्लेटो को, अरस्तु को, भारतीय संदर्भ में बात करें तो आप गांधी जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, विवेकानंद को, स्वामी अरविंदो को, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत आप पढ़ते हैं, तो वो उनके खुद के अपनी फील्ड में बनाए गए सिद्धांत। दूसरी बात एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो बात करती है, ये इंक्लूड करती है मोर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। ये एक्चुअली सोशियोलॉजी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, जबकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स मोस्टली थ्योरेटिकल फील्ड्स। यहाँ पर खुद सिद्धांत विकसित हो रहे हैं, यहाँ पर प्रकृतिवादी शिक्षा व्यवस्था खुद विकसित किया गया। यहाँ पर जो आप आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, प्रयोजनवादी शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, ये खुद के उनके विकसित किए गए कि किस प्रकार के पाठ्यचर्या, किस प्रकार के अनुशासन होंगे, लेकिन यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, किसके? सोशियोलॉजी के, समाजशास्त्र के। अगली बात आप कह सकते हैं कि एम्फेसाइजेस ऑन हाउ एजुकेशन कुड बी इम्प्रूव्ड थ्रू रिसर्च वर्क। हम शिक्षा को कैसे बेहतर बना सकते हैं
रिसर्च करके सोशियोलॉजी में एंड ट्राई टू फाइंड न्यू प्लान्स एंड एक्टिविटीज फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। ये रिसर्च वर्क करके हम शिक्षा को कैसे बनाएंगे और उसको हम फिर भविष्य में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इन सारी चीजों पे बात एजुकेशन सोशियोलॉजी करता है। जबकि ये बात करता है मोर एम्फेसिस ऑन द अचीवमेंट एंड रिजल्ट्स ऑफ द एजुकेशन ऑन एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति को कैसे आप, उसकी उपलब्धि क्या होगी, कोई व्यक्ति कितना अच्छा कर सकता है, वो अल्टीमेटली किन चीजों को प्राप्त किया शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारी चीजें इंडिविजुअलिस्टिक वे में है। व्यक्ति के द्वारा जो अचीवमेंट प्राप्त की गई, व्यक्ति में जो एजुकेशन के क्या एंड रिजल्ट्स आए, शिक्षित होने के बाद क्या परिणाम आए, उन सब चीजों पे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बात करता है। दूसरी बात, अब जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, ये एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यह शैक्षिक क्षेत्रों में उठने वाली समस्याओं के सॉल्व करने की कोशिश करता है समाजशास्त्री सिद्धांतों के आधार पर। जबकि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल बिहेवियर ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जो सरकार है या जो व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, व्यक्ति के जो अपने व्यक्तिगत व्यवहार हैं, वो कैसे शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अर्थात शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार या सरकार के जो प्रभाव हैं वो कैसे शिक्षा को प्रभावित करते हैं, इन चीजों पर आप दृष्टिपात करते हैं। वो क्षेत्र जो होता है वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का होता है। तो दीज आर द सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। These are the some references from you can get more knowledge. I think you must consult these things. Okay, thank you. Now, if you have any problem, any query, you may put your question. Yes. बताइए। कोई कुछ कह रहा था क्लास के पहले भी, जब हमने कहा कि प्रेजेंटेशन के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। हेलो सर, सरल शब्दों में कैसे मतलब इसमें अंतर समझेंगे दोनों में? सरल शब्दों में ये कठिन शब्द है। सार रूप में, सार रूप में आप ये कह सकते हैं, जैसे हमने कंक्लूजन बताया कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो है वो सोशियोलॉजी का एक अप्लाइड ब्रांच है जिसपे आप यूज करते हैं समाजशास्त्री सिद्धांतों का। लेकिन जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, इसमें एजुकेशन के फील्ड में ही सिद्धांत विकसित होते हैं। यदि आप एक मेजर अगर डिफरेंस की बात करें, तो जो सिद्धांत प्रिंसिपल आपने वहां तो हायर किए हुए हैं, आप सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स को, सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत आपने हायर किए हैं समाजशास्त्र से, उसका एप्लीकेशन आप एजुकेशनल सोशियोलॉजी में कर रहे हैं। इसलिए नाम से भी उसको स्पष्ट अगर आप देखिए तो वो सोशियोलॉजी की एक अप्लाइड ब्रांच के रूप में समझ में आती है। लेकिन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन शिक्षा का समाजशास्त्र, अर्थात शिक्षा में जो अपने उसके खुद के सिद्धांत विकसित होंगे, और वो समाजशास्त्री एस्पेक्ट्स में इसलिए क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति हैं वो भी एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो वो शिक्षा के सिद्धांत कैसे सामाजिक व्यवस्था को बदलने का काम करेगी, वो हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का एस्पेक्ट है। ऐसे आप इसको एक अगर मेजर डिफरेंस के रूप में कहें तो आप कह सकते हैं। बाकी सारे डिफरेंसेस हमने आपको चार्ट में दिया है। तो सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में बोलें तो, कि जो शिक्षा के सिद्धांत हैं वो समाज में क्या परिवर्तन या क्या योगदान देते हैं, वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। और एजुकेशनल सोशियोलॉजी में हम ऐसे बोल सकते हैं कि समाज का शिक्षा में क्या योगदान है या समाज शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है, तो वो एजुकेशनल सोशियोलॉजी हो जाएगा। हाँ, यदि कंट्रीब्यूशन के ऊपर बात करेंगे तो, यदि केवल योगदान के ऊपर बात करेंगे तो, कि शिक्षा का समाजशास्त्र में क्या योगदान है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है।
और समाज शास्त्र का शिक्षा में क्या योगदान है या कैसे उसको प्रभावित करता है, तो वो आप एजुकेशनल सोशियोलॉजी कह सकते हैं। यस। बाकी मेनली कंसर्न, इसीलिए देखिए जो हम 1963 की घटना हमने इसलिए आपके समक्ष रखा कि जब एजुकेशनल सोशियोलॉजी एस्पेक्ट आया तो यहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई कि इस एजुकेशनल, उन्होंने एक डिपार्टमेंट स्थापित किया था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो इसमें बहुत बाद तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि हम इसमें सोशियोलॉजी वाले काम करेंगे या एजुकेशन वाले काम करेंगे, जबकि वो डिपार्टमेंट एजुकेशन का था। तो और बहुत दिन तक जब इसमें डायलेमा की स्थिति, तो कुछ किसी का ध्यान ही उधर नहीं गया, और जब किसी का ध्यान उधर नहीं गया, एक डायलेमा की स्थिति थी, तब 1963 में, हालांकि इसकी बात बहुत पहले से उठने लगी थी कि इसको हमको नाम बदलना चाहिए, तब 1963 में जो बहुत रिप्यूटेड जर्नल था, जर्नल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, उसका नाम बदल करके 1963 में जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। तब फॉर्मल वे में ये बात समझा गया कि हाँ, जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है उसको हम शिक्षा के रेफरेंस में, शैक्षिक सिद्धांतों को हम, एजुकेशन की जो सिद्धांत हम खुद इसमें विकसित करेंगे, हमारे अपने सिद्धांत होंगे। जैसे हमने आपको रूसको का एग्जाम्पल दिया, हमने आपको डायलॉग मेथड के माध्यम से सोसाइटी को बदलने की बात करी, अरस्तु को जानते हैं, प्लेटो को जानते हैं, ऐसे बहुत सारे आप इंडियन फिलोसफी में, जैसे गांधी शिक्षा वर्धा योजना आप जानते हैं, वर्धा योजना के बारे में जानते हैं, जाकिर हुसैन उनके साथ थे, ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर की व्यवस्था है, अरविंदो की है, ये सारे अलग अलग फिलोसफी आप देखते हैं, तो वो व्यक्ति के अपने शैक्षिक सिद्धांत थे, वो किसी समाजशास्त्र से हायर किए गए नहीं थे। वो इन लोगों ने, एक दोनों बातें हैं, या तो कुछ लोगों का समूह, अर्थात आप गवर्नमेंट कह लीजिए, या व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस कैसे शिक्षा के सिद्धांतों को विकसित करेगा, ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट होगा वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का एस्पेक्ट होगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? सर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक बड़ा कंसेप्ट होगा सर, इसके अंदर एजुकेशन और सोशियोलॉजी समाहित है। छोटे की नहीं है। यस सर, नहीं एप्लीकेशन तो समझ में आ गया सर, बात बड़े और छोटे की नहीं है। यस सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर एप्लीकेशन मैं कह रहा हूँ कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एजुकेशन सोशियोलॉजी आता है। ये आप नहीं कह सकते महेश, दोनों के रेफरेंस अलग अलग हैं, दोनों के संदर्भ अलग अलग हैं, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा आप नहीं कह सकते। इसमें किस चीज को एम्फेसिस की जा रही है, किसको ध्यान में रख करके आप सिद्धांत विकसित कर रहे हैं, वो मेन कंसर्न है। यस सर, इसमें सिद्धांत बनाए जाते हैं जो मतलब डिस्कस जाती है इस प्रकार से सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, और एजुकेशनल सोशियोलॉजी में उपयोग किया जाता है। हाँ, लेकिन जो उपयोग करते भाई, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में शिक्षा शास्त्र अपने सिद्धांत विकसित करेगा, और जब अपने सिद्धांत विकसित करेगा तो वो अपने एजुकेशन में भी उसको अप्लाई करेगा, क्योंकि ये भी छोटी सी सोसाइटी है। लेकिन एजुकेशनल सोशियोलॉजी में जो सिद्धांत हैं वो समाजशास्त्री सिद्धांतों को लिया गया है, ये मुख्य अंतर आप समझ सकते हैं। यस सर। हाँ, और कोई कुछ कह रहा था? सर थोड़ा स्लाइड का इशू है, बहुत ज्यादा डिटेल में आप कर देते हो, मतलब शॉर्ट में थोड़ा पढ़ाया करें। शॉर्ट में पढ़ाया करें तो मतलब स्लाइड थोड़ा शॉर्ट में है और उसको थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए, कंफ्यूजन होता है। काहे का कंफ्यूजन हो रहा है? शायद बहुत हम डीप समझे में नहीं जा आपकी रहा बात। है स्लाइड। भाई जो आपका पाठ्यचर्या है, उस पाठ्यचर्या में तो बात होगी ना।